चलो सुनो, करते हैं आज स्टार्ट, है ना। अपन ने पहला हाफ पढ़ लिया। पहला हाफ कौन सा था? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सेल। अब दूसरा हाफ पढ़ते हैं इस चैप्टर का। हेडिंग लगाना, गैल्वेनिक सेल, या इसको बोलते हैं दूसरा नाम वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। रुक जा, इसी में आएगा डेलियन सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल लिखना इसमें नीचे। गिवन बाई गैल्वेनी एंड वोल्टा। कौन से साइंटिस्टों ने दिया था? गैल्वेनी एंड वोल्टा। इतना लिख लिया। ठीक है, तो सुनना मेरी बात। क्या है सिस्टम? दो साइंटिस्ट थे अपने, ठीक है, दो साइंटिस्ट जिनका नाम है गैल्वेनी एंड वोल्टा। इन्होंने ये देखा कि जो अपना कॉपर सल्फेट का विलयन होता है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, वो जैसे ही उसमें जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो एक हीट उत्पन्न होती है, एक हीट उत्पन्न होती है। तो उन्होंने ये सोचा, क्यों ना मैं इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दूं। ठीक है, देखो ये एक ऐसी युक्ति है, अपन ने शुरू में पढ़ा था कि रासायनिक बदलाव से क्या लाएंगे, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। रासायनिक बदलाव ऐसे समझना जैसे अपने घरों में जो अलार्म घड़ी होती है ना, एक तो वो हो गया, और एक जो टॉर्च से अपन बिजली उत्पन्न नहीं करते क्या, लाइट नहीं जलाते क्या, एक जो उसका सेल आता है वो हो गया। अब जैसे बचपन में कोई खुरापाती आदमी होगा तो उसने फोड़ के देखा होगा कि इसमें क्या है, तो फोड़ने पे आपको पता लगा होगा कि उसमें कुछ काला काला मटेरियल आता है ना। वो काला काला मटेरियल ही कुछ रिएक्शन करता है, कुछ रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन से ही क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं, है ना। तो गैल्वेनिक सेल एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो रासायनिक बदलाव से विद्युत धारा उत्पन्न करती है, ऐसा बोल सकता हूं। और वो रासायनिक बदलाव किसके फॉर्म में होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के फॉर्म में होता है। कौन सी? एक रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। इतना समझ में आया। अगली बात, इन साइंटिस्टों ने यह देखा कि जैसे ही कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही जिंक का टुकड़ा डाला, तो जिंक का टुकड़ा डालने से वो सॉल्यूशन गर्म हो गया। तो उन्होंने यूं सोचा, क्यों ना अपन इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर ले। इसके लिए इन्होंने एक ऐसे युक्ति या एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें एक तरफ तो रख दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, दूसरी तरफ रख दिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। एक में जिंक की धातु डिप कर दी और दूसरे में कॉपर की धातु डिप कर दी। ठीक है, एक को कंपार्टमेंट को नाम दे दिया एनोड और दूसरे कंपार्टमेंट को नाम दे दिया कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड पर रिडक्शन हुआ। एनोड पे ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ ग्रहण हो गए? कैथोड पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का बहाव कैसे हुआ? इन इलेक्ट्रॉनों दोनों परिपथ को या दोनों इंस्ट्रूमेंट को मैंने क्या कर दिया, एक तार से जोड़ दिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण से इलेक्ट्रॉन जो निकले वो उस तार से होते हुए कहाँ पहुंच गए? कैथोड, दूसरे उसमें पहुंच गए कंपार्टमेंट में। और आपको पता ही है धारा का प्रवाह, धारा का प्रभाव है इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि विद्युत धारा उत्पन्न हो गई, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, कुछ ना कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ, उस रेडॉक्स अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन निकले। और इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई जो बदला, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कमी की तरफ अपने आप ही भाव हो जाता है उनका। ठीक है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा से कम की तरफ अपने आप ही भाव हो जाएगा, जैसे मैं वायर लगा दूंगा दोनों में। ठीक है, और धारा का प्रभाव आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगा?
अपोजिट। तो इस प्रकार से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया हुई है, उस रेडॉक्स की अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन निकले और उन इलेक्ट्रॉनों के निकलने से विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। तो एक ये मैं ऐसा बोलूंगा भी इसमें, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक बदलाव से क्या किया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। दूसरी बात, तो लिखते हुए चलना, लिखो फटाफट, लिखते हुए चलना इसमें। यह एक ऐसी युक्ति होती है, यह एक ऐसी युक्ति होती है, यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें रासायनिक बदलाव से, जिसमें रासायनिक बदलाव से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। रासायनिक बदलाव से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। रासायनिक बदलाव से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, नीचे लिखना अगली लाइन। इस युक्ति में, इस युक्ति में एक सौते, इस युक्ति में एक सौते रेडॉक्स अभिक्रिया, सौते रेडॉक्स अभिक्रिया शामिल होती है, सौते रेडॉक्स अभिक्रिया शामिल होती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस था, ऐसा होते रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही थी। और ऐसा मैंने क्यों बोल रहा था, क्योंकि अपने को वो अभिक्रिया कराने के लिए बाहर से बैटरी लगानी पड़ रही थी, तब जाके वो अभिक्रिया हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अपने को कुछ लगाने की जरूरत है नहीं पड़ेगी, यहाँ पे तो रिएक्शन अपने आप ही होगी। तो अपने को कुछ काम करना ही नहीं पड़ा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगाना पड़ रहा, कुछ एक्सटर्नल वर्क ही नहीं करना पड़ रहा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यह अभिक्रिया एक सौते रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, अब मेरे को यूँ बताना, सौते रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या होगा यहाँ पे, एन एफ ई सेल। ये प्लस में तो किसके लिए था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, और इसके लिए क्या होगा, माइनस। किस क्या होगा, माइनस। अब देखो आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, डेल्टा जी नॉट माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ऐसा कुछ पढ़ा है, अरे ऐसा कुछ पढ़ा होगा। अब मेरे को यूं बताना, ये पॉजिटिव तो कब आएगा, जब ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव कब आएगा, जब ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब मेरे को यूं बताना, ये माइनस प्लस किस में था, प्लस किस में था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो वहां पे तो लिख देना ई के नीचे प्लस था, तो क्या लिखेगा, नेगेटिव। मतलब इस सेल का विद्युत वाहक बल वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मिलके तो पॉजिटिव बना है वहां पे, तो नीचे लिख लेना, वहां पे शायद लिखवाया हुआ नहीं है पहले। यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है और वहां पे नेगेटिव लिखना है। बता दिया था, शायद लिखवाया नहीं था ना। हो गया, ये वहां पे पॉजिटिव था, डेल्टा जी बराबर प्लस, तो प्लस का एन एफ ई सेल ऐसा कुछ था। ये प्लस होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, वहां पे माइनस, और यहाँ पे माइनस रहने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, प्लस। आगे बात समझ, ये आपको माइंड में रहना चाहिए। कर लिया नोट, अरे कर लिया क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कि कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या पढ़ा है अपन को, वो अपने को डेल्टा जी से ही पता पड़ जाएगा। अब जैसे वहां पे जो अपन ने कल प्रोसिक्यूशन आया था टेस्ट पेपर में भी, Al2O3 रिएक्शन एल्यूमिनियम ऐसा कुछ लिख के, तो डेल्टा जी बराबर प्लस में लिखा हुआ था, और डेल्टा जी प्लस का मतलब ऐसा होता है,
और ऐसे होता मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक। और यदि डेल्टा जी नेगेटिव दे दिया वहां पे माइनस का 800 किलो जूल पर मोल ऐसा कुछ दे दिया, तो माइनस देखते हुए समझ जाओगे तो सौते की बात कर रहा है। और सौते तो कौन से में होता है, गैल्वेनिक सेल में होता है। आ गई, नीचे लिखो, नीचे लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तथा गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तथा गैल्वेनिक सेल दोनों में, दोनों में एनोड पर ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। दोनों में एनोड पर तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। बस फर्क इतना सा है, देखना, जो एनोड है, एनोड वहां पे पॉजिटिव पोल से, पॉजिटिव पोल को बोल देते हैं कि नेगेटिव पोल को, एनोड एनाइन को बुलाने वाला मतलब खुद पॉजिटिव पोल था, तो मैं से बोल दूं पॉजिटिव पोल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बोल दूं क्या ऐसे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, जबकि नेगेटिव पोल इन गैल्वेनिक सेल। अभी समझते हैं कि यहां पे अपन ने नेगेटिव क्यों बोला है, वहां पे तो समझ में आ गया था ना पॉजिटिव क्यों बोला था, है ना। कैथोड वहां पे क्या होता था, नेगेटिव पोल होता था वहां पे, नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जबकि पॉजिटिव पोल इन, पॉजिटिव पोल इन गैल्वेनिक सेल। रहेगा ये पता, अपने को सिर्फ इतना सा पता रखना है कि एनोड हो और कैथोड हो, एनोड पे तो हमेशा ऑक्सीकरण होगा चाहे से सेल कोई सा भी हो, और कैथोड पे तो हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, चाहे सेल कोई सा भी हो। फर्क सिर्फ इतना सा होगा, जो एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव पोल से पोल था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव पोल, और कैथोड जो वहां पे नेगेटिव पोल था यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पोल। वो बनता कैसे है मैं अभी डायग्राम से अच्छे समझाता हूँ उसको, है ना, पहले नोट कर लिया। नोट करो फटाफट। देखना, समझना, इन साइंटिस्टों ने, इन साइंटिस्टों ने ये सेल बनाने के लिए क्या व्यवस्था बैठाई, देखना। इन्होंने दो कंपार्टमेंट लिए, पहला कंपार्टमेंट एक तो ये बना दिया मैंने, ठीक है, दूसरा कंपार्टमेंट ये बना दिया, ठीक है, बन गया क्या, सही, सही बन गया क्या, सही बन गया क्या। थोड़ा सा इसको इतना बड़ा नहीं करेंगे ना, ठीक है, समझना एक बार। अरे सही बना दिया क्या, ठीक है, यहां पे गैल्वेनी और बोल्टन है, जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया यहां पे, और एक जिंक की क्या लगा दी, छड़ लगा दी। इस छड़ को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड।
जिंक छड़। एक दूसरे वाले इस कंपार्टमेंट में, इस दूसरे वाले एक कंपार्टमेंट में क्या सिस्टम किया है देखना। कॉपर सल्फेट का 1 विलियन ले लिया। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट का 1 विलियन ले लिया। इस कॉपर सल्फेट के विलियन में कॉपर की छड़ डिप कर दी। क्या कर दी? कॉपर की छड़। देखना, अब सुनना मेरी बात। आगे चल के अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन पढ़ेंगे जिंक है, जिंक का ऑक्सीकरण भी बहुत ज्यादा होता है, और जो कॉपर है, कॉपर का अपचयन भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसका ऑक्सीकरण भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा होगी और इसकी अपचयन की प्रकृति ज्यादा होगी। तो ये जो जिंक है, ये जिंक ऑक्सीकरण होके या ऑक्सीकृत होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक +2 में। ये जो जिंक की छड़ लगाई है वो सॉल्यूशन में जिंक +2 के फॉर्म में क्या हो जाएगी? डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। आ रही है बात समझ? और जहां पे ऑक्सीकरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड। अब मेरी बात ये सुनना, ये +2 है, सॉल्यूशन में गिर गया जिंक +2 के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन भी मुक्त किया होगा। वो इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रोड पर जाके क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। इस वाले इलेक्ट्रोड पर जाके क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आने की वजह से मैं इसको नेगेटिव पोल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? नेगेटिव पोल। और इन नेगेटिव पोल ही अपना क्या है? एनोड। आया इतना समझ? कि जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो क्या होता था? पॉजिटिव होता था, क्योंकि वहां पे तो ऑक्सीकरण होता था। अब सुनना, यहां पे ये कॉपर की छड़ है, कॉपर का अपचयन भी बहुत ज्यादा होता है, कॉपर का अपचयन भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसके अपचयन की प्रवृत्ति ज्यादा है। अब देखना, जो इस सॉल्यूशन में कॉपर +2 है, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर +2 है वो इस पे जाके क्या हो जाएगा? डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिपॉजिट किस फॉर्म में होगा? कॉपर +2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड। आ रही है बात समझ? अब सुनना, ये यहां पे जाके डिपॉजिट कब हो पा रहा है? जब ये कॉपर वाली छड़ से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि नहीं होगी? और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो मैं से बोल सकता हूं ये क्या हो गया? पॉजिटिव पोल। पॉजिटिव पोल हो गया, और इसी को अपन क्या नाम दे देते हैं? कैथोड। क्या नाम देते हैं? कैथोड। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है, इस वजह से मैंने एनोड बोला है, और यहाँ पे अपचयन हुआ है, इस वजह से यहाँ पे क्या बोला है? कैथोड। इतना समझ में आया? अब इन दोनों कंपार्टमेंटों को एक तार के थ्रू जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एक तार के थ्रू, और बीच में एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। धारा मापी, धारा को मापने के लिए क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनी और वोल्टा ने 2 कंपार्टमेंट लिए। एक वाले कंपार्टमेंट में जिंक सल्फेट तथा जिंक की छड़ किया, दूसरे वाले कंपार्टमेंट में कॉपर सल्फेट तथा कॉपर की छड़ ली। जिंक का ऑक्सीकरण भी बहुत ज्यादा होता है और कॉपर का अपचयन भी बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब जिंक की ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा है, उसकी नेचर ज्यादा है, और कॉपर की अपचयन की प्रवृत्ति ज्यादा है। यहाँ पे जिंक ऑक्सीकृत तो होकर जिंक +2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में गिर जाएगा, और जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोड पे जाकर बैठ जाएंगे। इलेक्ट्रोड पे जाके बैठने की वजह से इस पोल पे कौन सा चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया? नेगेटिव। इस वजह से मैं इसको क्या बोलूंगा? नेगेटिव पोल। और ऑक्सीकरण हो रहा है इस वजह से एनोड। यहाँ पे आया, जो सॉल्यूशन में कॉपर +2 है वो कॉपर +2 इस वाले इलेक्ट्रोड पर
अपचयित होके जाके डिपॉजिट होने लग जाएंगे, और अपचयित होने के लिए तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा इस पोल से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंटी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी से यहाँ पे पॉजिटिव पोल क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। आ रही है बात समझे? और इसको मैंने क्या बोला, कैथोड। इतना समझ में आई है व्यवस्था? अब इन दोनों कंपार्टमेंटों को क्या कर दिया, तार से क्या कर दिया, अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर लगा के। आ रही है बात समझ में? गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है, क्या कि अपने को पता लग सके, कि रीडिंग पता लग सके कि यहाँ पे धारा प्रवाहित हुई है कि नहीं हुई। आ रही है बात समझ? अब देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इस पोल पे आके बैठ गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है। इलेक्ट्रॉनों का बहाव आवश्यकता की तरफ अपने आप ही हो जाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ग्रहण हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉनों का बहाव तो ये हो गया भाई साहब। अब आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ भी लिया होगा कि जो धारा का बहाव होता है वो इलेक्ट्रॉनों के बहाव होके क्या होता है, विपरीत होता है। तो बताओ क्या धारा प्रवाहित हुई कि नहीं हुई? इस केमिकल रिएक्शन से, इसमें चलने वाली रासायनिक अभिक्रिया से क्या हो गया, धारा का क्या हो गया, धारा उत्पन्न हो गई। आ गई? इतना समझ में आया? अगली बात सुनना, अगली बात सुनना। अगला कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट समझाते हैं, अच्छे से समझना। ये क्या बनाया सर, देखना सुनना। ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया ना, तो उन साइंटिस्टों को एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, एक प्रॉब्लम को क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा। वो प्रॉब्लम क्या थी, सुनना। कि धारा है ना, धारा उत्पन्न तो हो गई, लेकिन एक समय के बाद में धारा का प्रवाह क्या हो गया, रुक गया, धारा प्रवाहित होना बंद हो गई। बंद क्यों हो गई? आपने सुना होगा या देखा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि धारा एक क्लोज लूप, एक बंद परिपथ में बहती है। अरे पढ़ा होगा ना, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। धारा यहां से बहती हुई एक बंद परिपथ के अंदर बहती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बंद परिपथ दिख ही नहीं रहा, इस तार के अकॉर्डिंग तो कुछ आने का सिस्टम दिख ही नहीं रहा। आ रही है बात समझ में? तो उन साइंटिस्टों को एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। वो प्रॉब्लम क्या थी, जो यहाँ पे जो धारा उत्पन्न हुई, वो धारा एक समय के बाद में बंद हो गई, क्योंकि धारा को लगातार प्रवाहित होने के लिए तो एक बंद परिपथ, एक क्लोज लूप या एक क्लोज सर्किट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा करने पर, यह प्रॉब्लम आने पर, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए इन साइंटिस्टों ने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट में एक यू आकार की ट्यूब ली। क्या ली? एक यू आकार की ट्यूब ली, खोखली, ठीक है। इस यू आकार की ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या भर दिया, क्या भर दिया, वैद्युत अपघट्य का एक विलयन भर दिया। क्या भर दिया, देखना एक मिनट, ये ऐसा क्यों चल रहा है पेन, एक सेकंड। अब ठीक है, वैद्युत अपघट्य का एक है विलयन भर दिया। वैद्युत अपघट्य अगार 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 और जिलेटिन, टीन प्रयुक्त कर। देखना ऐसा क्यों बोला है मैंने, सुनना। यहां पे कौन था, जिंक +2, यहां पे कौन था, कॉपर +2। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो ये जिंक +2 इस सॉल्यूशन में जो गिर रहा है, तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव पोल क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अरे क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोल डेवलप हो रहा है।
और यहाँ पर एक नेगेटिव पोल डेवलप हो रहा है। नेगेटिव पोल क्यों डेवलप हो रहा है? कॉपर +2 यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गया, लेकिन पीछे तो SO4-2 आयन छोड़ के चला गया। तो SO4-2 आयन छोड़ के चलने की वजह से यहाँ पे तो इस सॉल्यूशन में एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इनको यहाँ पे विद्युत उदासीनता बरकरार रखनी पड़ेगी। अरे विद्युत उदासीनता क्या होनी पड़ेगी? बरकरार रखनी पड़ेगी। अरे सुनना, एक सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, दूसरे सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? डेवलप हुआ। अब आपने फिजिक्स में पढ़ोगे, जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज डेवलप होता है तो एक विभव की उत्पत्ति होती है, एक विभव की एक विरोधी विभव की उत्पत्ति होती है। तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम अपना चल नहीं पाएगा, जो धारा का प्रवाह है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल क्या हो गए? डेवलप हो गए, एक विरोधी विभव की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। तो यह अभिक्रिया ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। इसके लिए इन साइंटिस्टों ने क्या किया, एक यूं आकार की क्या ली? ट्यूब ली। यूं आकार की ट्यूब में क्या भर दिया? विद्युत अपघट्य भर दिया। देखना, ये विद्युत अपघट्य क्या करेगा? इस विद्युत अपघट्य का कैटायन आएगा, एनायन आएगा। एनायन इसको अपने ऊपर बैठाएगा और बैठा के इसको इस सॉल्यूशन में छोड़ के आ जाएगा। आ रही है बात समझ है? और इस विद्युत अपघट्य का जो दूसरा आयन है वो यहाँ पे आएगा कैटायन, और सल्फेट को बैठाएगा और सल्फेट को बैठा के यहाँ पे छोड़ के आ जाएगा। तो जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे वो नेगेटिव ला के डाल दिया, और जहाँ पे नेगेटिव आ रहा था वहाँ पे पॉजिटिव उठा के डाल दिया। तो इन दोनों सॉल्यूशनों की विद्युत उदासीनता क्या हो गई? बरकरार हो गई। आ रही है बात समझ? अब मेरे को यूँ बताना, ये सर्किट भी क्लोज हो गया। कैसे? आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आयनों के प्रवाह से क्या होती है? विद्युत धारा। अब यूं बताना, यहाँ पे दो परिपथ बन गए अपने, ये तो है बाहरी परिपथ और ये अंदर वाला क्या है? आंतरिक परिपथ। अब मेरे को यूं बताना, धारा का प्रवाह ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाहित होके यहाँ पे तो ये यहाँ से आ गई, फिर उसके बाद में आयनों की वजह से क्या हो गई? प्रवाहित होगी। तो ये जो सर्किट है या ये जो लूप है वो क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? तो धारा का प्रवाह अब लगातार होगा कि नहीं होगा? तो धारा का प्रवाह लगातार करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक खोखली नलिका ली। खोखली नलिका को उन दोनों के जो विलयन है उसमें डुबो दिया और एक विद्युत अपघट्य का क्या कर लिया, इसमें विद्युत अपघट्य भर लिया। विद्युत अपघट्य किसके साथ भरा है? अगार अगार जिलेटिन प्रयुक्त करके। ठीक है, ऐसा क्यों किया है? जो विद्युत अपघट्य जो अपन इस खोखली नलिका में अपन जो भरेंगे तो ये तो उल्टी लगी हुई है। अगर अगार अगार या जिलेटिन जो पेस्ट है, पेस्ट प्रयुक्त करके, पेस्ट जिलेटिन एक ऐसा होता है जेली लाइक, है ना, वो प्रयुक्त करने की वजह से क्या होगा, जो इसमें विद्युत अपघट्य अपन भरेंगे वो निकलेगा नहीं। आ रही बात समझ है? निकलेगा नहीं डालते ही, तो उसमें बैठे रहेंगे कैटायन और एनायन। आ रही की बात समझ में विद्युत अपघट्य के? और जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से यहाँ पे विद्युत उदासीनता बरकरार रखने के लिए क्या आ जाएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो पहली बात तो क्या हुआ, इस लवण सेतु इसको बोलते हैं अपन साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। तो लवण सेतु का कार्य क्या हो गया? एक तो परिपथ को बंद करना, दूसरा क्या बोलते हैं, विद्युत उदासीनता को बरकरार रखना। आ गया? तो एक बार ये डायग्राम बनाओ। एक बार ये डायग्राम बनाओ आराम से।
हो गया नोट। कर लिया नोट। हो गया। अब मेरे को यूं बताना, 8 एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है? जिंक था, जिंक सॉलिड, वो किस में कन्वर्ट हुआ है? जिंक +2 में, किस में? एक्वस में। प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन निकाल के? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के। और कैथोड पे क्या हुआ है? जो कॉपर +2 था एक्वस में, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हुआ है? सीयू सॉलिड में। ठीक है। अब मेरे को ये बताना, यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है जी। अब मेरे को ये बताना, ये हाफ हाफ रिएक्शन बोल सकता हूँ इसको? अरे इस सेल में तो आधी हुई है, और ये दूसरी वाली हाफ रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। अब मेरे को ये बताना, मैं से बोल दूं यहाँ पे जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, ये अच्छे से लिखना सीख लेना, क्योंकि बोर्ड में भी काम में आएगा आपके। जिंक एक्वस प्लस में कॉपर सॉलिड, ये इसको मैं सेल रिएक्शन बोल दूं, तो ये अपन को अच्छे से पता होना चाहिए कि एनोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे क्या हुआ है, कौन सी रिएक्शन हुई है, और फाइनली रिएक्शन क्या ही है। इसको लिखना सीख लेना, काफी काम में आएगा भी। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निरूपण सारा पढ़ेंगे इसमें तो।
हो गया नोट? सुनो, आओ इधर 2 मिनट में देखना। ये सेल किसने दिया था? गेल्विन एंड बोल्टन है। ये एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो रासायनिक बदलाव से विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ये एक प्रकार की सौते रेडॉक्स अभिक्रिया है। दोनों सेलों में एनोड तथा कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है और उसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। फर्क बस इतना सा है, वहां पे एनोड क्या था? पॉजिटिव पोल था और यहाँ पे नेगेटिव पोल है। और वहां पे जो कैथोड था वो क्या था? नेगेटिव पोल। और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव पोल। पता लगी कि होगा पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल कैसा है। ठीक है, तो इन साइंटिस्टों ने क्या देखा, जैसे ही एक जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो एक हीट उत्पन्न हुई। वो हीट उत्पन्न होने से उन्होंने ये दिमाग लगाया, क्यों ना अपन इस हीट एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर ले। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक ऐसी युक्ति बनाई, एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें 2 कंपार्टमेंट बनाए। 2 कंपार्टमेंट बनाए, एक तरफ तो कॉपर जिंक की छड़ और जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरी तरफ कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट का विलयन बन लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन देखते हैं कि जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीकरण भी बहुत ज्यादा होता है और कॉपर का अपचयन भी बहुत ज्यादा होता है। जिंक का ऑक्सीकरण भी बहुत ज्यादा है तो जिंक की ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा है, और कॉपर का ऑक्सीकरण भी बहुत ज्यादा, वो अपचयन भी बहुत ज्यादा है तो उसके अपचयन की प्रवृत्ति ज्यादा है। मतलब जिंक का तो ऑक्सीकरण होगा और कॉपर का क्या होगा? अपचयन होगा। इतना बात समझ में आई? फिर देखना, जिंक का ऑक्सीकरण कर दिया जिंक +2 में। जिंक +2 में जाएगा क्योंकि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो पाती है जिंक +2 में, पढ़ा हो तो पीरियोडिक टेबल में। तो +2 में आ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? 2। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके बैठ गए इस इलेक्ट्रोड पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की एकत्रित होने की वजह से, इकट्ठा होने की वजह से एक चार्ज डेवलप हो गया, और वो चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण वाले पोल को अपन क्या बोल सकते हैं? एनोड। आ रही बात समझ? इधर जो कॉपर सल्फेट था वो रिडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लेकर किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर सॉलिड में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है वो। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। ठीक है, अब इस परिपथ को उसने एक तार के थ्रू जोड़ दिया और गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि अपने को पता लग जाए कि अगर यहाँ पे विक्षेप आ गया, अरे अगर यहाँ पे विक्षेप आ गया, अगर यहाँ पे विक्षेप आ गया तो इसका मतलब धारा प्रवाहित हुई है, अगर विक्षेप नहीं आया तो यहाँ पे धारा प्रवाहित है नहीं हुई। जैसे ही तार से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉनों का बहाव स्वतः ही कमी कमी की तरह अपने आप हो गया, अपने को कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, तभी तो ये स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इलेक्ट्रॉनों का बहाव अधिकता से कम की ओर अपने आप ही हो गया, और धारा का प्रभाव क्या होता है? उसके अपोजिट होता है। ऐसा कुछ बनाया, उनको पता लग गई कि हाँ धारा तो उत्पन्न हो गई भाई साहब केमिकल चेंज से। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। वो प्रॉब्लम क्या थी? इस सॉल्यूशन में एक पॉजिटिव पोल डेवलप हो गया और इस सॉल्यूशन में एक नेगेटिव पोल डेवलप हो गया। नेगेटिव पोल यहाँ पे कैसे डेवलप हुआ? ये कॉपर +2 यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है तो पीछे SO4 - 2 आयन छोड़ रहा है, और ये सॉल्यूशन में कौन सा छोड़ रहा है? +2। इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोल डेवलप हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव पोल डेवलप हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के बीच, जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल डेवलप होते हैं तो एक विभव की उत्पत्ति होती है। उस विभव को बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द्रव द्रव जंक्शन पोटेंशियल। ये एक विभव विरोधी विभव होता है। विरोधी विभव मतलब जो ये रिएक्शन हो रही है उसको होने नहीं देगा, तो यह अभिक्रिया ही रुक जाएगी, और अभिक्रिया ही रुक जाएगी तो रासायनिक बदलाव से जो विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं वो भी रुक जाएगा। तो कुल मिला के अपने को एक तो क्या कहें, इस विभव को हटाना है। इस विभव को हटाने के लिए अपने को इन आयनों को मिटाना पड़ेगा। अगर अपने को इन आयनों को मिटा दिया, आयनों को मिटा दिया, जो डेवलप हुआ है विरोधी विभव लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वो खत्म हो जाएगा, और वो खत्म हो जाएगा तो यह अभिक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी। एक तो ये हो गया, एक तो ये प्रॉब्लम थी इनके पास में। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो धारा प्रवाहित हुई है वो धारा एक कुछ लिमिटेड समय के लिए प्रवाहित हुई, बाद में ये प्रवाहित है नहीं हुई, क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए तो एक क्लोज लूप, एक बंद परिपथ की जरूरत पड़ती है, तो बंद परिपथ ऐसा है ही नहीं। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया, तब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने एक यू आकार की क्या ली? ट्यूब। एक यू आकार की क्या ली? ट्यूब। यू आकार की ट्यूब को इन दोनों सॉल्यूशन में क्या कर दिया? डिप कर दिया। ऐसा आ रही है बात समझ है? और इसमें एक ऐसा वैद्युत अपघट्य भर दिया, किसके साथ? अगार अगार जिलेटिन प्रयुक्त करके। ठीक है, अब इस वैद्युत अपघट्य का केटायन आएगा
एनाइन आएगा, इस कैटाइन को अपने ऊपर बैठाएगा और इसको कहाँ पे छोड़ के आ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। आ रही है बात समझ? कैटाइन को छोड़ के आ गया यहाँ पे, और इस वाला जो पॉजिटिव वाला था, इस वाले SO4 - 2 नेगेटिव वाले को यहाँ उठा के यहाँ डाल देगा। आ रही है बात समझ? तो माइनस वाला तो यहाँ आ गया तो इसके पॉजिटिव को खत्म कर देगा, और ये पॉजिटिव वाला यहाँ आ गया तो इसके नेगेटिव को खत्म कर देगा। तो कुल मिला के जो चार्ज यहाँ पे डेवलप हुए है, जो पोल डेवलप हुए हैं, वो पोल ही खत्म हो गए। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, तो विरोधी विभव की उत्पत्ति नहीं हो पाई, तो यह अभिक्रिया अपनी क्या होती रहेगी, सुचारू रूप से। और दूसरा एक ये फायदा हो गया, जैसे ही ये इस वैद्युत अपघट्य का जो कैटाइन आया है वो इसको उठाया है और इसको उठा के यहाँ पे डाला है, तो आयनों का प्रवाह हो रहा है, आयनों का प्रवाह हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। तो कुल मिला के ये देखो क्लोज लूप बना कि नहीं बना, अरे क्लोज लूप बना कि नहीं बना, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। आ रही बात समझ? इस यू आकार की ट्यूब को अपन बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। यहां पे लिख लेना चाहिए इसे, क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। आगे समझ? अब सुनना, इस साल्ट ब्रिज की पहली तो कमी, काम तो क्या बताया इसका, पहला तो लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल को खत्म करना है, दूसरा क्या करना है, परिपथ को बंद करना है, बंद परिपथ बनाना है। लेकिन दो सावधानियां रखनी है अपने को, जो अपन इस यू आकार की ट्यूब या इस साल्ट ब्रिज में जो वैद्युत अपघट्य अपन जो प्रयुक्त करेंगे, वो एक तो अक्रिय होना चाहिए। अक्रिय का मतलब इसका एनाइन जो उठ के आया है, इसको लेकर जाने के लिए वो इससे क्रिया नहीं करना चाहिए। अगर वो क्रिया कर लिया तो फिर वो तो भाई साहब अपना यौगिक बन गया, वो काय को जाएंगे, इसको उठा के वहां गिरेंगे। आ रही है बात समझ? अरे क्यों डालेंगे वहां पे? तो एक तो जो इस साल्ट ब्रिज में जो अपन वैद्युत अपघट्य है जो प्रयुक्त करेंगे, वो एक तो अक्रिय होना चाहिए, ठीक है। दूसरी सावधानी यह है कि जो इसमें वैद्युत अपघट्य के जो आयन है, उनकी आयनिक गतिशीलता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान क्यों होना चाहिए? जैसे मान लो ये गतिशीलता, जैसे मान लो मैं यूं बोलूं, इसकी स्पीड है कैटाइन की, इस वैद्युत अपघट्य की कैटाइन की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, और इस दूसरे वाले की है 0.1 मीटर पर सेकंड एनाइन की। तो कैटाइन तो 1 मीटर पर सेकंड से आएगा और 1 मीटर पर सेकंड से उठा के इसको डाल देगा। और ये भाई साहब जो इसका एनाइन है, जो इसका क्या बोलते हैं, कैटाइन को उठाने के लिए आया, तो एनाइन आ गया, तो एनाइन की तो 1 मीटर पर सेकंड है, तो 1 मीटर पर सेकंड से उठाएगा और डाल देगा। और इसका जो कैटाइन है जो इसको उठाने के लिए आया है SO4 - 2 को, ठीक है ना, SO4 - 2 को उठाने के लिए लेके आया है, तो मैंने माना है उसका 0.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये तो रोता रोता हुआ आएगा और रोता रोता उठाएगा और रोता रोता हुआ ही जाएगा। आ रही है बात समझ? तो जो ये विद्युत उदासीनता हैंड टू हैंड अपने को बरकरार मिल गई, हैंड टू हैंड विद्युत उदासीनता मिल गई, वो क्या इसमें मिल पाएगी क्या? एक तो 10 गुना धीरे चल रहा है और एक है 10 गुना फास्ट चल रहा है, तो एक तो पहले उठा के डाल के आ गया, अपना काम करके आ गया, और दूसरा आया ही नहीं। जैसे मान लो इसने उठा के यहाँ तो डाल दी, तो यहाँ तो उदासीनता बरकरार हो गई, लेकिन यहाँ तो उदासीनता बरकरार है नहीं हुई, वो तो धीरे धीरे आ रहा है आराम से। आ रही है बात समझ? तो मैं यूं बोल सकता हूं कि जो इस साल्ट ब्रिज में जो अपन वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं अपन, उनके आयनों की आयनिक गतिशीलता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आयनिक गतिशीलता है सर 2 मिनट में लिखवा दूं मैं अब उसको लिखवाना है जो पढ़ा दिया। हाँ सुनो, हो गया, आगे बात समझे? जो अपन जो इसमें वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं भाई साहब, उनके आयनों की आयनिक गतिशीलता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरी बात, जो अपन ये वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए। और तीसरी बात, जो इसमें तीसरा, हाँ तीसरा ये बोला जाता है, जो ये वैद्युत अपघट्य है, अगर अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोड एजी ले लिए, सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिए, सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिए, एजीसीएल विलियन ले लिए, तो उस एजीसीएल विलियन के साथ में केसीएल प्रयुक्त नहीं किया ना, क्या नहीं करना,
इस Ag के साथ अगर यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया है तो इस सिल्वर इलेक्ट्रोड के केस में KCl प्रयुक्त नहीं करना। क्यों? Ag प्लस आएगा, इधर Cl माइनस आ रहा है, क्रियाशील आ रहा है, Ag के साथ Cl मिलके भाई साहब ये तो अवक्षेप बना लेंगे, क्रिया कर लेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। आ रही है बात समझ? तो तीन अपनी क्या है सावधानियां। और लवण सेतु का काम क्या है? एक तो परिपथ को पूर्ण करना है, दूसरी बात क्या है विद्युत उदासीनता बरकरार रखनी है जिससे लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल की उत्पत्ति ना हो पाए। आगे समझ? और तीन सावधानियां है, एक तो आयनिक गतिशीलता समान, एक Ag सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ में क्या नहीं होना चाहिए अपना KCl नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात क्या है इनकी आयनिक गतिशीलता सिल्वर के साथ इलेक्ट्रोड, और तीसरी क्या है अक्रिय होना चाहिए जो वैद्युत अपघट्य अपने इसमें प्रयुक्त कर रहे हैं। डन। तो उसमें नीचे लिखना, आगे लिखना गैल्वेनिक सेल के एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो ये सर्किट तो पूरा हो गया, धारा तो प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसके बाहरी परिपथ में धारा किसकी वजह से प्रवाहित हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। और आंतरिक परिपथ में धारा किसकी वजह से प्रवाहित हो रही है? आयनों की वजह से। तो लिखना गैल्वेनिक सेल के बाहरी परिपथ में, गैल्वेनिक सेल के बाहरी परिपथ में धारा का बहाव इलेक्ट्रॉनों की वजह से तथा आंतरिक परिपथ में धारा का बहाव आयनों की वजह से होता है। हेडिंग लगाना लवण सेतु के कार्य। लवण सेतु के कार्य पहला कार्य लिखना विद्युत परिपथ को पूर्ण करना। विद्युत परिपथ को पूर्ण करना है ना। लवण सेतु का कार्य पहला लिखना है विद्युत परिपथ को पूर्ण करना। आगे लिखना यदि सेल में लवण सेतु को हटा दिया जाए, यदि सेल में लवण सेतु हटा दिया जाए, तो सेल का ईएमएफ किसको बोलते हैं? विभव को, वोल्टेज को। तो सेल का ईएमएफ शून्य हो जाता है। अरे भाई साहब अगर आप लवण सेतु नहीं लगाओगे, लवण सेतु को हटा दोगे तो धारा ही प्रवाही नहीं होगी, तो विभव की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी सेल वाले की। आ रही है बात समझ? तो पॉइंट नंबर 2 लगाना, लिखना है उसमें दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखना। दूसरा काम क्या है इसका? दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखना। आगे लिखना यदि ऐसा ना किया जाए तो दोनों विलयनों के मध्य एक विरोधी विभव ब्रैकेट में लिखना लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ब्रैकेट में लिख लिया। की उत्पत्ति संभावित होती है।
एक विरोधी विभव लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की उत्पत्ति संभावित होती है। ये लवण सेतु के काम कार्य याद रहेंगे, ये बोर्ड में पूछता है ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो अपने को पता रहना चाहिए कि लवण सेतु के कार्य क्या क्या है। आगे लिखना, लवण सेतु हेतु, लवण सेतु हेतु सावधानी। पहली सावधानी लिखना, पहली सावधानी लिखना, लवण सेतु में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, लवण सेतु में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य अक्रिय होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए। दूसरी सावधानी लिखना, सिल्वर इलेक्ट्रोड की स्थिति में, सिल्वर इलेक्ट्रोड की स्थिति में लवण सेतु में, लवण सेतु में केसीएल उपयुक्त नहीं होता, सिल्वर इलेक्ट्रोड की स्थिति में लवण सेतु में केसीएल उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि Cl माइनस आयन, क्योंकि Cl माइनस आयन तथा Ag प्लस आयन मिलकर अवक्षेपित हो जाते हैं, तथा Ag प्लस आयन, क्योंकि Cl माइनस आयन, क्योंकि Cl माइनस आयन वे Ag प्लस आयन मिलकर अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा, तीसरी सावधानी लिखना, लवण सेतु में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के, लवण सेतु में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के, प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के लिए आयनिक गतिशीलताएं लगभग, आयनिक गतिशीलताएं लगभग समान होनी चाहिए, आयनिक गतिशीलताएं लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये समान किन के लिए बात कर रहे हैं, विद्युत अपघट्य जो अपन इस लवण से तुम भर रहे हैं उनके कैटाइन तथा एनाइन की आयनिक गतिशीलता समान होनी चाहिए, तभी तो वो एक साथ आएंगे दोनों, तभी तो विद्युत उदासीनता एक टाइम पर बरकरार रहेगी। आ गई बात समझ में? तो नीचे नोट लगाना, अब नीचे नोट लगाना, उस नोट में लिखना डेनियल सेल, इस नोट में लिखना डेनियल सेल, नोट लगा के लिखना डेनियल सेल, डेनियल डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल होता है, एक ऐसा गैल्वेनिक सेल होता है, एक ऐसा गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें जिसमें प्रयुक्त, जिसमें प्रयुक्त सरंध्र पात्र से रंध्र, ठीक है, से रंध्र पात्र ही लवण सेतु की तरह कार्य करता है, सरंध्र पात्र ही लवण सेतु की तरह कार्य करता है। समझना इसको। हाँ, एक 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 डेनियल सेल है, वो एक ऐसे प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जिसमें लवण सेतु की कोई जरूरत
नहीं पड़ती। उसमें विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए या यूँ बोलते कि परिपथ को पूरा करने के लिए लवण सेतु की कोई जरूरत है नहीं पड़ती। वो समझना क्यों नहीं पड़ती। अरे इतना समझ में आ गया ना अच्छे से। चलो एक ले लिया भाई साहब पातर। क्या ले लिया? पातर। इस पातर में क्या किया है? एक ये है अपना सरंदर पात्र। एक क्या ले लिया? अरे रंध्र का मतलब समझ गए क्या यार? रंध्र का मतलब इसमें एक इस टाइप के होल है जहां से आयन एक दूसरे की तरफ जा आ सकते हैं। अरे रंध्र का मतलब समझ सकते होंगे आप बायोलॉजी के अंदर, होल एक प्रकार से रंध्र, स्टोमेटा। ठीक है, तो ये सरंध्र पात्र है। इसमें क्या कर दिया जाता है? एक जिंक है, जिंक की रोड क्या कर दी? डिप कर दी इसमें, और इसमें सॉल्यूशन भर दिया भाई साहब किसका? ये अलग पेन से बना देता हूँ ना एक बार के लिए। चलो अलग पेन से बना देता हूँ मैं। ब्लैक बना दूं? ये वाला बना देता हूँ। ये ठीक है, ये ठीक है। समझ लो समझ लो, ये तो क्या है? जिंक सल्फेट का विलयन। अरे सिस्टम वही चलेगा, वही व्यवस्था चलेगी, बस अलग तरीके से है ना। ये जिंक सल्फेट का विलयन है, और इसमें ये क्या है? जिंक की क्या है? छड़, जिंक छड़। वही सिस्टम हो गया लगभग। ठीक है, इधर क्या है? इधर क्या है? कॉपर की छड़, कॉपर छड़ जो कैथोड हो गई। और इसमें सॉल्यूशन किसका भरा है? किसका भरा है? कॉपर सल्फेट का। किसका भरा है? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट विलयन है, और यहाँ पे भाई साहब कॉपर की छड़ है, ये जिंक है, और जिंक सल्फेट का विलयन है। यही तो होता है। अब मेरे को बताना, ये जिंक किसके फॉर्म में यहाँ पे डिजोल्व होगी? इसमें जिंक +2 के फॉर्म में, ऐसा ही होगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव आयन डेवलप होगा, और वो नेगेटिव आयन, और यहाँ पे कौन सा आयन है? कॉपर +2। वो कॉपर +2 यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, और यहाँ पे कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? पॉजिटिव आयन। फिर इसको क्या करेंगे अपन? एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से, एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे इसको। ऐसा ही करेंगे, धारा अपने आप ही बह जाएगी। अरे धारा अपने आप ही क्या हो जाएगी? प्रवाहित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों के भाव यहाँ से कहाँ की और होगा? यहाँ तक। लेकिन अपने एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? एक तो लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल की उत्पत्ति हो जाती है, दूसरा सर्किट पूरा नहीं हो पाता। इसके लिए अपन क्या लगाते हैं? लवण सेतु। लेकिन यहाँ पे ऐसी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? देखना, इस सॉल्यूशन में जिंक +2 आया है, तो +2 मतलब यहाँ पे जिंक +2 की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और यहाँ पे यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ पे कौन हो गया? SO4-2। यहाँ पे SO4-2 ज्यादा है, और यहाँ पे जिंक +2। अब लेकिन ये पात्र है अपना, ये जो अपना पात्र है, वो पात्र भाई साहब क्या है? सरंदर है। तो ये जिंक +2 है, ये जिंक +2 अपने आप ही कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है, जो डेवलप हुआ है नेगेटिव पोल, उसको क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। और ये वाला सल्फेट माइनस आयन है, वो इधर आ जाएगा। तो क्या जरूरत पड़ रही है क्या इसकी? और सर्किट भी पूरा हो गया। सर्किट पूरा हो गया क्योंकि आयन्स है, आयनों के बहाव से यहाँ पे भी धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। आगे आगे बात समझ। तो क्या यहाँ पे कोई लवण सेतु या साल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो डेनियल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें साल्ट ब्रिज की जरूरत है नहीं पड़ती। इसमें जो ये सरंदर पात्र है, यही एक लवण सेतु की तरह कार्य करने लग जाता है।
आगे बात समझ में? तो छापो, इसको नोट करो। क्या बोल रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन अब बार बार दिखाने की क्या जरूरत है? ये देख, यहाँ पे किया है तो इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। तो यहाँ पे तो कौन सा पोल बन गया, नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा पोल बन गया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अपने आप ही यहाँ पे चले गए, ज्यादा से कम की ओर अपने आप ही हो जाएगा। और इनके विपरीत कौन आ जाएगा, धारा। तो बार बार दिखाने की जरूरत थोड़ी ना है। छाप लो फटाफट। ये क्या है अपना सरंदर पात्र। डेनियल सेल पूछ ले तो आराम से अच्छे से डायग्राम ऐसे ही बना के आओगे। सेम वही माइंड में रखना है। कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलियन, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट का विलियन। सिर्फ इसको एक सरंदर पात्र में पैक कर देना। नीचे ये भी लिख लेना, जो ये डेनियल सेल है, इसका जो मानक विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। कितना होता है, 1.1 वोल्ट। फिक्स होता है, अपने को पता रखना है इसका मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट। अरे धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका विद्युत वाहक बल तो आएगा ही। क्वेश्चन में डेनियल सेल नाम देगा, लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा अपने मन से कि इसका विद्युत वाहक बल इतना है। और क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने को डायरेक्ट याद आना चाहिए कि इसका मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट। अगली हेडिंग लगाना। अब अपना इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, ये तो होती थ्योरी, इसको समझाने का। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इस कॉन्सेप्ट को घर जाके उस मॉड्यूल में से भी एक बार नजरों से निकाल लिया करो, ठीक है? मॉड्यूल हो गया या अपनी एनसीईआरटी हो गई, उस एनसीईआरटी में एक बार नजरों से निकाल लिया वो क्या क्या दिया हुआ है। ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की, ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। कॉपी को अपने को अच्छे से याद रखना है, बस एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, ठीक है? हेडिंग लगाना अगली, आगे हेडिंग लगाना। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। हो गया। अब लिखना सेल का निरूपण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट हो जाते हैं, अब यहाँ से अपने नीट में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? तो सेल का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ लेना, बोर्ड में भी पूछ लेता है ना? तो लिखना सेल का निरूपण, हेडिंग लगा ली, सेल का निरूपण। सेल का निरूपण लिखना, दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं, दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं, दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं, एनोडिक तथा कैथोडिक विभाग, एनोडिक तथा कैथोडिक, एनोडिक तथा कैथोडिक लिखना आ गया। विभाग को पृथक करने के लिए, पृथक करने के लिए एनोडिक तथा कैथोडिक, कैथोड लिख के आईसी लगा देना, एनोड लिख के आईसी लगा देना इंग्लिश में। एनोडिक तथा कैथोडिक विभाग को पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है?
एनोडिक तथा कैथोडिक विभाग को पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। देखना सेल का निरूपण कैसे करेंगे। बीच में लगाएंगे अपन दो लाइन, इधर तो अपन लिखेंगे एनोडिक विभाग, इधर लिखेंगे कैथोडिक विभाग। एनोडिक विभाग और यहां पे लिखेंगे, साथ साथ लिखते चलना, साथ साथ लिखते चलना। छापो एक बार फटाफट सेल का निरूपण, एक बार छापो फिर समझाते इसको। कर लिया नोट, कर लिया नीचे। अब सुनना मेरी बात, जैसे सुनो सुनो, जैसे गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन हुई है, सेल का निरूपण उसी टाइप में, वही माइंड में सेट रखना है। एक तरफ अपने जिंक ली थी, जिंक की छड़ और जिंक सल्फेट का विलयन, कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट का विलयन। मतलब इस साइड तो कौन था, अरे कौन था, इस साइड तो अपन यही तो ले रहे थे जिंक, और इस साइड कौन ले रहे थे, कॉपर सल्फेट। तो इधर तो ऑक्सीजन हो रहा था, इधर अब चैन हो रहा था, और बीच में यू आकार की क्या लगा रहे थे अपन, बीच में क्या लगा रहे थे, यू आकार की ट्यूब लगा रहे थे, उसको क्या बोल रहे थे, साल्ट ब्रिज। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है, बीच में दो लाइन खींचनी है अपने को, ठीक है। दो लाइन किसको बताएगी, साल्ट ब्रिज को। डन। इधर कौन सा विभाग होगा, एनोडिक, इधर कौन सा होगा, कैथोडिक। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे अब चैन होगा, और यहाँ पे एनोड कौन से पोल लगा होता है, माइनस, और यहाँ पे क्या होता है कैथोड पे प्लस। अरे वही तो है जैसा था, ठीक है। अब लिखना है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कैसे अपन निरूपण करना है। लिखना है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखने से पहले एक लाइन लिखना, एनोडिक तथा कैथोडिक, एनोडिक तथा कैथोडिक, एनोडिक तथा कैथोडिक विभाग के ठोस तथा, कैथोडिक विभाग के ठोस तथा जलीय घटक का पृथक्करण, जलीय घटक का पृथक्करण करने हेतु, जलीय घटक का पृथक्करण करने हेतु एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा प्रयुक्त की जाती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा प्रयुक्त की जाती है। चलो बाकी सेल का निरूपण है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन।